नमस्कार, मैं हूं प्रभु चावला। हेल्दी टॉक में आपका स्वागत है। जैसे कि पहले आपको मैंने बताया है, इस शो में हम डिस्कस करते हैं दुनिया भर की बीमारी, पैर से लेकर के सिर तक जितनी बीमारियां होती हैं और आजकल भारतवर्ष के अंदर हर किस्म की बीमारी बढ़ रही है। उसके क्या कारण हैं, उसके लिए कितने एक्सपर्ट्स हैं, क्या इलाज हैं, नई नई मशीनें आ रही हैं, इस सब की जानकारी हम आपको देते हैं और स्पेशलिस्ट को बुलाकर बात भी करते हैं कि आप क्या कर सकते हैं, किस माध्यम से आप अपने आप के जीवन को स्वस्थ बना सकते हैं, प्रिवेंटिव केयर कैसे कर सकते हैं। हमने पिछली बार ENT के ऊपर डिस्कस किया। आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। वो है आपसे दिल से जुड़ी हुई बात, इनके हार्ट से जुड़ी हुई बात है। हार्ट अटैक होते हैं, यंग लोगों को हार्ट अटैक होने लग जाए हैं। कार्डियोलॉजी एक सब्जेक्ट है, साइंस है जिसके ऊपर रिसर्च हो रही है। हर किस्म से होती है। पहले ओपन हार्ट सर्जरी होती थी, अब कैथ्स लगा के करते हैं, आपको स्टंट लगा देते हैं। उसी बारे में डिस्कस करने के लिए हमने एक स्पेशलिस्ट को बुलाया है जिनको कम से कम 50 साल का एक्सपीरियंस है। कई उन्होंने स्टंट लगाई होंगी, कईयों के दिल खोले होंगे, कईयों से बातचीत की होंगी। क्या तकनीक है, उनका नाम है डॉक्टर सुमन भंडारी। हमारे बीच में हैं वो आजकल स्कॉट्स के अंदर डायरेक्टर कार्डियोलॉजिस्ट एंड कैथ लैब्स हैं, यानी कि जहाँ पर ऑपरेशन होते हैं, जहाँ पर स्टंट डलती है, उस सब का सुपरवाइज भी करते हैं। इनको एक और भी शौक है, डॉक्टर के अलावा आजकल किताबें भी बहुत लिखी हैं इन्होंने, क्योंकि वो सोचते कि मेरे पेशेंट तो मेरे को याद रखेंगे ही, परंतु मेरे किताबों के माध्यम से स्टूडेंट्स भी कुछ पढ़ेंगे, कुछ स्टडी करेंगे। तो उससे आज हम बात करेंगे डॉक्टर साहब कि अब जो हो रहा है कार्डियोलॉजी के बारे में। हमारे बीच बैठे हैं, काफ़ी साल से काम कर रहे हैं, काफ़ी हॉस्पिटल्स में काम किया है। डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत वेलकम स्टूडियो में हमारे। हेल्थ टॉक करते हैं, हेल्दी टॉक करते हैं, ज़्यादा की बात नहीं करते। आप ज़रा बताइए मेरे को अपने बारे में थोड़ा बताइए कि आप कैसे इस एरिया में क्यों आए। तो मेरे फादर एक छोटे शहर है भिवानी, उसमें फैमिली फिजिशियन थे उस वक्त। इट वाज अ वेरी स्मॉल टाउन। तो 2 डॉक्टर्स होते थे। सो आई फाउंड कि इस प्रोफेशन में हार्ड वर्क है, बट यू गेट लॉट ऑफ फेम एंड रिकग्निशन एंड रिस्पेक्ट फ्रॉम द कम्युनिटी। तो somehow I got attracted to this profession, and after doing MBBS I was lucky to go into medicine, and then cardiology में करा, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट्स थे। and fortunately after 2-3 years Scott Heart Institute was formed by Dr. Trahan, and I was lucky to join that growing institute, and that is how I got exposed to cardiology as it grew in India, because at that time cardiology बहुत ही छोटी सी फील्ड थी। लोग बाहर जाते थे, अमेरिका जाते थे, अगर बाईपास ह्यूस्टन जाते थे। और डॉक्टर ट्रेन ने आकर के यहाँ पर इंडिया को ह्यूस्टन बना दिया करके उन्होंने सबसे पहले ये काम किया। तो आपने कार्डियोलॉजी जब चुनी, MD भी किया आपने, उसके अंदर पोस्ट डॉक्टर भी डॉक्टर आपने कार्डियोलॉजी। तो आपको लगता है कि इस कार्डियोलॉजी जब चुनते हैं उसके अंदर किस तरह से इवॉल्व हुई है ये एडिसन? क्योंकि हर बार पहले लगता था कि लोगों को पता ही नहीं लगता कि हार्ट अटैक हुआ, लोग मर जाते थे, पता भी नहीं लगता था कि हार्ट अटैक हो गया उसको। ये कार्डियोलॉजी है, एक इवॉल्व साइंस हुई, मेडिसिन हुई, इसमें क्या क्या लगा कि क्यों ऐसे इवॉल्व होगी हिंदुस्तान के अंदर? तो आई थिंक पहले हार्ट अटैक होता था तो एयर कंडीशनड एरिया में, CCU कहते थे, वहाँ पे रख देते थे। तो 3-4 दिन वही इलाज था कि आपको रेस्ट दे दिया, थोड़ी दवाई होती थी भी, कॉन्स्टिपेशन ना हो, ब्लड थिनर दे दिया। ब्लड थिनर भी नहीं थे तब सिर्फ रेस्ट था, और कोई थोड़ा बीटा ब्लॉकर दे देते थे। ग्रेजुअली आई थिंक ओवर द लास्ट 30-40 years देयर हैज बीन अ सी चेंज, बिकॉज नई ड्रग्स आई हैं और नई प्रोसीजर्स आई हैं। जैसे एंजियोग्राफी से पता चल जाता है ब्लॉकेज कहाँ है, या अब CT एंजियो भी हमें नॉन इन्वेजिवली बता देता है। उसी तरह पहले गैस ही होती थी, गैस हो गई। अब यह है कि उनका पेशेंट्स का हम TMT करते हैं या इको करते हैं तो पता चल जाता है भी कोई हार्ट का एरिया कम मूव कर रहा है या TMT में चेंजेस हैं। सो वी कैन टेक देम फॉर एंजियोग्राम। डायग्नोसिस बिकम्स वेरी क्विक, एंड जो नॉन रेगुलेशन है इंडिया में उसके फायदे भी हैं। एक छोटे शहर में, भिवानी जैसे में, 5 कैथ लैब्स हैं। अगर अमेरिका होता तो इतना पॉसिबल नहीं होता, बट अब
छोटा शहर, कोई कल बता रहा था सोनीपत में 8 कैथ लैब है। वहाँ पर अमेरिका में देखा कि बड़ी इतनी नहीं है, यू कांट हैव सो मेनी, नहीं, क्योंकि वहाँ तो आपको भी स्कैन भी कराना है, एमआरआई भी कराना है, वो भी 2-4 मशीनें कहीं मिल जाएंगी आपको जा करके। यहाँ तो काफ़ी होती है। मैंने देखा कि जैसे हिंदुस्तान के अंदर, जैसे आपने एक्सपर्टाइज हैं कार्डियोलॉजिस्ट है, क्योंकि सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम हमारे यहाँ भी यही आ रही, लाइफस्टाइल की वजह से भी होता है, हमारा खाना भी ये देख के होता है। तो डॉक्टर तेन जब करते थे ऑपरेशन, मेरे बताते हैं प्रभु देखो, मैं जब खोलता हूँ हार्ट किसी का तो कई हो कि इतने काले हार्ट लंग्स होते हैं एकदम, पता लगता है कि यहाँ स्मोकिंग की वजह से या कुछ के का, कहते हैं इतने ब्लैक मैंने लंग्स कभी किसी के देखे नहीं। तो ये जो सिम्टम हैं, आपको लगता है कि किस तरह से उससे जितने आपने ऑपरेशन किए हैं या स्टडी की हैं, तो आपको लगा कि इंडिया के अंदर मेजर कारण जो हैं कार्डियोलॉजी के हार्ट के क्या है? एक तो हमारा प्रॉब्लम है कि हम कार्बोहाइड्रेट बहुत खाते हैं, हमारी डाइट में प्रॉपर एलिमेंट्स नहीं हैं, और एक्सरसाइज बहुत लिमिटेड है, स्पेशली आजकल यंगस्टर्स पढ़ते ही हैं बस, और स्मोकिंग बहुत प्रेवलेंट है। जो यंग हार्ट अटैक्स हैं उनमें स्मोकिंग 70-80% में स्मोकर्स होते हैं, और कोलेस्ट्रॉल का कोई ज़्यादा टेस्ट नहीं करते थे, अब सबको पता है कि मेरा क्या है। शुगर भी हम वर्ल्ड के सबसे मैक्सिमम कंट्री हैं जो इसको कैपिटल ऑफ डायबिटीज़ कहते हैं इंडिया को, तो वो भी 30-40, तो हमारे पास बहुत ज़्यादा रिस्क फैक्टर्स हैं वन ऑन द अदर, और अब लकीली वी आर एबल टू अंडरस्टैंड देम, टेस्ट करा सकते हैं टू कैच ऑल दिस एंड उसको मॉड्यूलेट कर सकते हैं। नहीं, अभी आपको जो लगता है, जैसे आपने बताया लाइफस्टाइल है, वेरियस इंडिकेशंस हैं, जो डायबिटीज, शुगर ज़्यादा होगी बच्चों, आपने कहा ना कार्बो ज़्यादा खाते हैं लोग यहाँ पर तो हमारी डाइट ऐसी है ना कि रोटी तो खानी ही खानी है, चावल खाने हैं, पंजाबी हैं तो राजमा चावल खाने हैं आपको, दोनों का कॉम्बिनेशन बड़ा डेडली है। तो ये तो हिस्टोरिकली है, कल्चरली है, इसकी वजह से आप ये वेस्टर्न कॉन्सेप्ट नहीं लगता कि कार्बो नहीं खाना है आपको, सिर्फ फल खाने हैं, सब्जियाँ खानी हैं। तो क्या इंडियन डाइट को बदलना इतना आसान है? जब तो रोटी नहीं खाए तो कम मालूम नहीं आता। आपकी बात बिल्कुल सही है, इट्स हार्ड टू चेंज एब्सोल्युटली, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट हमारी मैक्सिमम 60-70% कार्बोहाइड्रेट इनटेक है, और प्रोटीन जो मिलती है वो यूजुअली दालों से मिलती है, वेजिटेरियन है। और अगर आप खाते भी हो नॉन वेज तो हफ्ते में 2 खा लोगे, 1 बार खा लोगे, 3 बार खा लोगे, रोज़ नहीं खाते हम लाइक वेस्टर्नर्स। तो और पनीर वगैरह भी, सोया अब शुरू हुआ है पर पहले था नहीं, तो प्रोटीन इंटेक काफ़ी कम है। फैट भी हमारी काफ़ी होती है, देसी घी के बगैर रोटी नहीं खा सकते। पहले देसी घी खाओ तो स्वस्थ रहेंगे आप। तो सारे पेशेंट यही पूछते हैं जी देसी घी तो लगा सकें। तो थोड़ी हमारी वी हैव टू चेंज हैबिट्स, क्योंकि ग्रीन वेजिटेबल्स पे ज़्यादा ध्यान देना है, फ्रूट्स पे ज़्यादा ध्यान देना है, और कार्बोहाइड्रेट भी लें तो जैसे हाई फाइबर वाले ब्राउन ब्रेड लो, या राइस भी है ब्राउन ले सकते हैं, या लो जीआई वाले हैं, कई लोग बनाते हैं, ग्रो करते हैं लो जीआई वाले। सो वी कैन टेक ऑल दोज प्रिकॉशंस। जी, तो साहब आपने चीज़ें बताई हैं कि लाइफस्टाइल तो बदलना ही होगा इंडियंस को, कि इंडियन अब लाइफ इतनी तेज़ी से चल रही है, एटमॉस्फेयर कई बार पोल्यूशन भी है, ये सब कुछ है, परंतु ऑल्टरनेटिव मेडिसिन जो है आपकी शुरू होने की बात है, जिससे से इवॉल्व कर रहे हैं आप। मेरे को लगता है हेल्थ केयर जो इंडिया की है वो उस स्टैंडर्ड पे आ गई कि लोग समझें कि हमारे को प्रिवेंटिव केयर करना है कि नहीं करना है। आई थिंक वेरी अर्ली ऑन एस्कॉर्ट जब शुरू हुआ तो हमने एक प्रोग्राम बनाया था जिसको कहते थे कॉम्प्रिहेंसिव कार्डियक चेकअप, शॉर्ट फॉर्म CCC था। तो उसमें आपने भी कराया होगा। तो उसमें ये था कि हम सारे डायबिटीज़, कोलेस्ट्रॉल, वेट, उनका स्मोकिंग हैबिट, सारा कुछ असेस करते थे, और उनको TMT भी कराते थे, एको भी कराते थे, एंड वी वुड सजेस्ट कि ईयरली कराओ। तो उससे कई लोग पिकअप होते थे, और स्पेशली जैसे कोई सर्जरी के लिए उनके फादर या मदर एडमिट हैं तो वो सारी फैमिली फिर अगले दिन अपना CCC करा लेती थी, हम उनके जो रिलेटिव भी थे। सो दैट सेट द टोन। एंड अब तो हर हॉस्पिटल में ये स्कीम्स आर अवेलेबल कि आप
ये सारा टोटल पैकेज कर सकते हैं, बॉडी चेकअप। आप तो इंटरनेशनल भी ट्रैवल किए हैं, काफ़ी जगह काम भी किया आपने, तो आपको लगता है कि इंटरनेशनल पे अगर हम कंपेयर करें, बेंचमार्क में कंपेयर करें, तो हमारे यहाँ हेल्थ केयर उस लेवल पे पहुँची है कि नहीं पहुँची है? कि तो बाहर तो एक्सेसिबल भी नहीं, महंगी है, कई जगह फ्री है, जैसे लंदन में आपको फ्री चीज़ें मिल जाती हैं, चीज़ें अमेरिका में डॉक्टर की अपॉइंटमेंट नहीं मिलती है, कनाडा में एक महीना 2 महीने अपॉइंटमेंट नहीं मिलती, तो दैट वी आर बेटर ऑफ कि दांत भी ठीक कराना कनाडा में उसके लिए 3 महीने लगते हैं अपॉइंटमेंट लेने के लिए, आई के लिए 1 साल बैठना पड़ता है। तो आपको लगता है कि आर वी बेटर ऑफ इन टर्म्स ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ हेल्थ केयर फैसिलिटी, या हमारा बेंचमार्क उतना है, उतनी फैसिलिटी है कि नहीं है? कि मेडिकल टूरिज्म हिंदुस्तान में बढ़ता जा रहा है, बाहर से लोग आ रहे हैं यहाँ पर। नहीं, आई थिंक इंडिया में द डॉक्टर इज इजीली एक्सेसिबल, एंड जो हमारी सोशल स्ट्रक्चर है, द डॉक्टर एंड पेशेंट कैन टॉक एंड इवन एट ऑड टाइम्स। तो जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ, वेरी अर्ली ऑन एक मेरे फ्रेंड के हस्बैंड को हार्ट अटैक हुआ एंड वी डिड हिज एंजियोप्लास्टी। उनका जो प्राइमरी फिजिशियन था यूएस से, वो मुझे रोज रात को फ़ोन कर देते थे कि भी क्या है, हाल है, ये है, वो है। जब वो यूएस गए तो अनफॉर्चुनेटली ही वॉज पुट ऑन द ट्रांसप्लांट लिस्ट एंड हिज वाइफ वॉज स्टिल हेयर। तो वो मेरे को कहती थी, यार उन डॉक्टर से आप पूछ लो, मुझे समझ नहीं आएगा कि उनको क्या हो रहा है। आई कुड नॉट कॉन्टैक्ट द डॉक्टर माई सेल्फ फॉर 3 days। एक बार घर के नंबर पे मैंने किया तो उनकी वाइफ ने कहा, आई कांट अलाउ हिम टू टॉक टू यू। तो पैसे लेते हैं बात करने के। हाँ, तो वो सो आई मीन व्हेन आई गॉट टू हिम, मैंने कहा, डॉक्टर साहब, आप तो मुझे रात को 10 बजे करते थे, मैं तो आपके नॉर्मल आवर में करता हूँ। कहता बस यहाँ सिस्टम है। इंडियन सिस्टम इज स्टिल मोर एक्सेसिबल देन द वेस्टर्न सिस्टम, बिकॉज मेरा अपना एक्सपीरियंस भी है। मैंने अभी डॉक्टर से कि यूएस जा रहा हूँ, मैंने अपॉइंटमेंट मांगी थी, तो मेरे को चेक कराना है कि प्रोस्टेट में क्या से कुछ चेक करना है, कुछ दर्द, जैसे मैंने बताया आपको। 1 महीने बाद की अपॉइंटमेंट एंड ही वांट्स $4,000 फॉर ओनली कंसल्टेशन ऑन फोन। तो इसलिए मैं पूछ रहा हूँ कि इंटरनेशनल कंपैरिजन से हमारे हिंदुस्तान के लोगों को कंप्लेंट है कि हमारे डॉक्टर्स भी महंगे हैं। अब आजकल हॉस्पिटल महंगे कॉर्पोरेटाइज होते चले जा रहे हैं, इसलिए हम लोग भी नहीं कर पा रहे हैं। तो इस बारे में थोड़ा लोगों को बताएंगे, क्या हमारे डॉक्टर्स अभी भी एक्सेसिबल हैं, एकदम मेडिसिन अभी भी अफोर्डेबल है? टेक्निकली वी आर एट पार, all equipments and thanks to internet knowledge is, अगर एक चीज़ कहीं वर्ल्ड में होती है, within 2-3 days everyone can get access to it and practice those techniques। और इंडियन फिजिशियंस, अगर आप यूएस देखो तो टॉप कार्डियोलॉजिस्ट जो इंटरवेंशन कर रहे हैं, दे आर इंडियंस, बिकॉज एज ए नेचर इंडियंस आर फार सुपीरियर। एक तो उनमें एम्पैथी भी है और एक उनमें हार्डवर्क है, और दे वांट टू स्टे ऑन टॉप ऑफ द कैरियर और वर्क, जो और हॉबीज़ उनको अपना काम ही है। सो अगर वेस्टर्नर होगा तो वो हाइकिंग जाएगा, 2 महीने छुट्टी लेगा, शाम को या गिटार सीखेगा या कुछ, वो हमारे है नहीं इतना। पर अभी भी लगता है कुछ गैप्स हैं हमारे उनके बीच में। व्हाट काइंड ऑफ गैप्स आर देयर? गैप्स, कमियां हैं, ठीक है, यूजुअली आई थिंक हमारे में टू रिसर्च नहीं है, आप कोई ओरिजिनलिटी नहीं है। वी आर लाइक फ्रॉम हॉलीवुड टू बॉलीवुड है, वी आर कॉपियर्स। तो ठीक है, वी आर एबल टू डिलीवर whatever has been studied in the world to that level, बट हमारी कोई ओरिजिनल रिसर्च नहीं है। थोड़ी बहुत जब हम ऑल इंडिया ज्वाइन किया था तो सोल्जर्स हाई एल्टीट्यूड जाते थे, दैट वाज स्टडीड इन बाय ऑल इंडिया डॉक्टर्स, तो उसका थोड़ा बहुत लिटरेचर है इंडिया का, बट कोई ओरिजिनलिटी हमारी नहीं है कि भी इंडियन पेशेंट्स के लिए हम स्पेशल क्या कर सकते हैं। तो ऑल डेटा जो बाहर की स्टडीज़ होती हैं, दे आर अडेप्टेड हेयर। इंडियन डेटा ओरिजिनल इज़ वेरी लेस। व्हाट इज़ द रीज़न? क्योंकि अब तो आपके पास टेक्नोलॉजी है, हर चीज़ अवेलेबल है आपके पास, हमारे पास इंस्ट्रूमेंट्स हैं, इवन टेलीफोन पे भी सब चीज़ें मिल जाती हैं आपको, ब्लड प्रेशर मिल जाएगा, सब मेडिकल। तो व्हाट इज़ द रीज़न कि हमारे यहाँ R&D हैबिट क्यों नहीं पड़ी डॉक्टर के? इकोनॉमिक रीज़न, इट इज़ कुछ और रीज़न? बात यह है कि यू रिक्वायर लॉट ऑफ फंडिंग। अगर आपने एक रिसर्च करनी है, 300-400 पेशेंट भी, दे हैव टू बी फॉलोड फॉर 5 years, उनको फ्री दवाई देनी है, फ्री इन्वेस्टिगेशन करना है, तो
ऑल रिसर्च एंड हमारी ऑथेंटिसिटी इतनी ओवरसीज में नहीं मानते कि इंडियंस का डेटा पता नहीं कितना करेक्ट है. दैट इज गेटिंग ओवर. वी आर now getting many centers being supported in research. Many studies जो बाहर की मल्टीनेशनल होती हैं उनमें इंडिया का प्रेजेंस काफ़ी ज़्यादा है. इनफैक्ट विद चेंज इन पॉलिटिकल स्ट्रक्चर इन US, it is now felt that in future India and China will be the top researchers because sub grants will go to lesser डेवलप्ड एरियाज. वहाँ पे इतना पैसा नहीं लगेगा टू डू द सेम रिसर्च. करेक्ट, यू आर राइट. तो एंड अब वो भी हो गया कि भी इंडियंस ठीक है रिसर्च ठीक करते हैं, कोई हेरा फेरी नहीं करते. वो कैरेक्टर भी हमारा. पर एक एडवांटेज आपको लगता है बड़े बड़े कॉर्पोरेट जैसे अंबानी आ रहे हैं हॉस्पिटल्स में, बाकी लोग आ रहे हैं, ये लोग बड़े बड़े हॉस्पिटल्स खोल रहे हैं, मल्टी स्पेशलिस्टी कर रहे हैं, पैसा भी खर्च कर रहे हैं. तो ये कमर्शलाइजेशन जो हॉस्पिटल्स का हो रहा है, इसके एक तो है कि रिसर्च आपने कहा, पर ये लोग तो पैसा बड़ा बढ़ाना चाहते हैं क्योंकि एक्सपेंसिव है, यहाँ पर लैंड एक्सपेंसिव है, कॉस्ट एक्सपेंसिव है. तो उस मुकाबले में लगता नहीं कि यहाँ पर मेडिकल फैसिलिटी जो हैं ज़्यादा अफोर्डेबल नहीं होगी आगे जाकर. नहीं, अगर आप देखो कि बाईपास में यहाँ पे 2.5-3 लाख में हो जाता है, आप उसको कन्वर्ट करो US डॉलर्स में तो यू आर पेइंग 1/5 ऑफ द कॉस्ट ऑफ बाईपास सर्जरी. वहाँ पे 20-30 हज़ार डॉलर से कम बाईपास नहीं है. प्राइस पैरिटी देखेंगे तो फिर उस हिसाब से तो कम हो जाएगी. हाँ, जो 1 रुपये में यहाँ मिलता है 10 रुपये में वहाँ तो 1 डॉलर में मिलता है ना फिर. तो इसलिए दैट इज, यू आर राइट, वहाँ पर एक्सपेंसिव है, टाइम भी नहीं है. बट आई एम सेइंग कि एक जो कंप्लेंट आ रही है कि कमर्शलाइजेशन की, सरकारी हॉस्पिटल की क्वालिटी उतनी बढ़ नहीं रही है. प्राइवेटाइज भी अब बन जाइए आप, प्राइवेट हॉस्पिटल इतने खुल गए हैं, पर वहाँ पर ऐसा लगता है जैसे चांदनी चौक पहुँच गए या रेलवे स्टेशन पहुँच गए हैं. तो डिमांड तो है हमारे यहाँ. If people feel कि this is probably unethical to have all so many hospitals or commercial hospitals, but I think that is pushing even middle class and higher strata to get better treatment क्योंकि government hospitals are limited in their capacity to treat. फंड उनके पास होते हैं, मशीनें पड़ी यूज़ नहीं करते. हाँ, तो कुछ मतलब इवन टॉप सेंटर्स इफ़ यू सी कोई नई चीज़ आती है जैसे परकुटेनियस एओर्टिक वाल्व था, वो कॉर्पोरेट और प्राइवेट हॉस्पिटल में पहले आया, गवर्नमेंट में अभी कहीं में है ही नहीं. सो वी आर लैगिंग बिहाइंड इन गवर्नमेंट एरियाज. एंड इवन अगर आप, जैसे मैं फ्रांस में था तो वहाँ पे एक हॉस्पिटल को पूरे साल में अगर 300 स्टेंट मिलने हैं तो दे हैव टू चूज़ वो किस पेशेंट में लगाएंगे. तो फंड्स वहाँ भी लिमिटेड ही हैं. ये है कि वहाँ पे अगर बस ड्राइवर है या कोई भी है, ही विल गेट द बेस्ट ट्रीटमेंट. तो यहाँ फर्क, यहाँ वो फर्क कल्चर है यहाँ पर, यहाँ पे मतलब वो सिफारिश आ गई उसको पहले डॉक्टर ही मिल जाएगा, थोड़ा फट जाएगा. पर ये है कि इफ़ यू हैव मनी which you arrange by your relatives or whatever, then you get the same type of facilities and same type of stents and bypass which any other person can afford. डॉक्टर साहब, मैं आपसे एक सवाल पूछा कि since you have so much of experience, what are the major challenges for an ordinary patient of heart, जिसको आप कहें कि वार्निंग देना चाहेंगे कि आपके लिए एज ए प्रैक्टिशनर एंड पर्सन एज ए पेशेंट डॉक्टर के बीच में क्या चैलेंजेस आते हैं आपको? तो आई थिंक मेन चैलेंज ये है कि ये बीमारी में सिम्टम्स बहुत लेट आते हैं और 30-40% में कोई सिम्टम्स भी नहीं होते. तो यू हैव टू पिक देम अप बेस्ड ऑन आइदर ट्रेडमिल या CT. और जैसे स्ट्रॉन्ग फैमिली हिस्ट्री है या किसी की फैमिली में कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम है, डायबिटीज़ की प्रॉब्लम है या ब्लड प्रेशर कंट्रोल नहीं है, तो ऐसे लोगों को इवन एट द एज ऑफ 40 और 45 आपको असेस करना चाहिए कि पुट देम ऑन अ ट्रेडमिल एंड चेक देयर नंबर्स. तो ऑल दैट has to be started early on. आपका सुझाव ये कि लोग they should be more careful, cautious about their health and they should take preventive checks कराते रहे. एकेडमिक्स में भी ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहे हैं, उसमें कहाँ घुस गए आप? क्या किताबें लिखी आप ब्रीफ में थोड़ा बताएंगे आप? तो ऐसा था कि आई वॉज एडिटर, एक इंडियन हार्ट जर्नल निकलता है कार्डियोलॉजिकल सोसाइटी का, बाई रोटेशन आप होते हैं. तो आई समहाउ वॉज गिवन दैट जॉब
which I did, and then the passion ignited. और recently one of the publishers came to me कि एक ईयर बुक आप निकाल दो recent advances. तो 23 में एक निकाली, 24 then switched to another publisher, Progress in Cardiology. But this year the challenge was I was given 8 topics on stress testing, hypertension. Given by whom? गिवन बाय अ पब्लिशर कि ये जैसे जेपी है, उसने देखा होगा ना मार्केटिंग क्या किसके ऊपर, तो उसने मतलब ही टोल्ड मी वेदर आई कैन यू नो, सो वी बोथ सैट एंड डिस्कस कैन. सो ऑल्सो शुरू में मैंने एक छोटी पैम्फलेट निकालता था फॉर पेशेंट्स. तो एक 100 years ओल्ड सिक जेंटलमैन था, उन्होंने कहा डॉक्टर साहब ये तो ठीक है, आप एक बुक निकालो. तो अब मैं 2 लेमैन के लिए बुक निकाल रहा हूँ, विच आई थिंक वी विल बी एबल टू पब्लिश ओवर द नेक्स्ट फ्यू डेज. एक तो हार्ट पे है, बिकॉज पेशेंट और उनके रिलेटिव को लगता नहीं, समझ नहीं आता कि क्या है. तो पेशेंट एकेडमिक्स में घुसे सो दैट यू कैन टेल द पीपल कि आप एक एनलाइटन देम, दैट इज योर रोल, दैट इज. पर इसके अलावा आपकी कोई आउटसाइड, और अभी भी हैं डॉक्टर्स की कम होती है तो टाइम ही कम मिलता है, पर आपकी कोई हॉबीज है, कोई टाइम मिल जाता है कि जब आप स्टंट नहीं लगा रहे हैं कहीं और काम थोड़ा. तो जब यंग था तो आई यूज्ड टू प्ले स्क्वॉश अ लॉट, और सवेरे 5 बजे कोर्ट में जाता था. तो और बुक्स मेरे को बहुत नॉन फिक्शन पढ़ने का, स्पिरिचुअल या अदर थिंग्स का बहुत शौक है. ऑफ कोर्स ट्रैवल विद फैमिली टू डिफरेंट प्लेसेस, कभी न्यूजीलैंड चले गए या आयरलैंड. सो I was traveling and traveling is so that has been. स्कॉच तो बंद कर दी हो गया. उसमें काफी स्टैमिना चाहिए. तो नाउ इफ यू हैव टू गो टू द नेक्स्ट लेवल, तो व्हाट इज योर एस्पिरेशन कि मेरे को डॉक्टर आए हैं अभी क्या करना है लाइफ में, कुछ बच क्या है, क्या आपने पता नहीं कितनी लगाई होंगी स्टंट, 10-15-20 हज़ार लगा चुके होंगे. हाँ जी. वो तो टारगेट पूरा हो गया आपकी लाइफ का. तो व्हाट इज लेफ्ट विच यू वांट टू फुलफिल नाउ? तो I think the future, I want to get people to be academically more sound. So जैसे मैंने बुक्स करी हैं, एक हमने केस सीरीज़ बनाई हैं, 6 केसेस कॉम्प्लेक्स और 6 केसेस इमेजिंग की, 12 केस पर मंथ. तो वो दैट इज़ गिवन टू 5,000 डॉक्टर्स इन ऑल ओवर इंडिया. So educating not only the patients but the early career cardiologist. So that is there, and for self, I think I want to be more with my family as well. And so you want to go from an interventionist to a family man. You want to become like a health guru rather than the doctor yourself. This is what the future is. Yeah, I think. Thank you very much for coming to our health show. We'll meet again. We'll discuss again, I think. So Dr. Bhandari giving his experience, telling us how he has grown in the profession, what he wants us all to follow, be careful about our health, and be our dietary things must be changed accordingly. And he has given us a lot of information what he wants to do himself. He wants to be a first player, he wants to be academics, and think he's some kind of a model for the younger doctors who are coming into this field. Thank you once again. We'll meet again. Thank you.